Hello students, myself Hukma Ram. I am working in Government Polytechnic College Bikaner as a lecturer in Civil Engineering Department. आज मैं आपके सामने एक सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। थर्ड ईयर का सब्जेक्ट है अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर। CE 310 कोड है इस सब्जेक्ट का, और ये आपके सिविल इंजीनियरिंग का सबसे लास्ट सब्जेक्ट है जो आप पढ़ते हैं। थर्ड ईयर का सबसे लास्ट सब्जेक्ट है। इसमें आपको बेसिक अर्थक्वेक के बारे में जानकारी दी गई है। इसमें आपके डिज़ाइन का पोर्शन नहीं है, लेकिन अर्थक्वेक के बारे में बेसिक जानकारी आपको इस पूरे सिलेबस में आपके लिए रखी गई है, जिसमें अर्थक्वेक से संबंधित कौन कौन से इंडियन स्टैंडर्ड कोड्स है, जिसमें अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। कुछ स्ट्रक्चर जो पहले बने हुए हैं, जैसे मैसनरी स्ट्रक्चर है, कुछ टिम्बर स्ट्रक्चर्स भी है, कुछ अर्दन स्ट्रक्चर्स भी है, और कुछ फ्रेम्ड स्ट्रक्चर RCC स्ट्रक्चर भी बने हुए। तो बने हुए स्ट्रक्चर को किस तरीके से रेट्रोफिट कर सकते हैं, उनको अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बना सकते हैं, और जो नए स्ट्रक्चर अपन बनाते हैं उसके लिए किस प्रकार से मटेरियल सिलेक्शन करना चाहिए, डिज़ाइन कैसे करना चाहिए, और उनका कंस्ट्रक्शन कैसे करना चाहिए, ये सब आपके इस सब्जेक्ट के सिलेबस में रखा गया है, जिसमें आपको बेसिक जानकारी, बेसिक कोड के प्रोविजंस आपको मेनली इसमें पढ़ने होते हैं। बेसिक टर्मिनोलॉजी पढ़नी होती है, बेसिक डेफिनेशंस पढ़नी होती है, अर्थक्वेक क्या होता है, क्यों आता है, इन सब के बारे में अपने डिस्कस करेंगे वन बाय वन करके। तो आज का अपना जो टॉपिक है मैं आपको शुरू करता हूँ। ये आपके सिलेबस है, जिसका फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस मैंने यहाँ लिया है, क्योंकि पहले अपन चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, तो फर्स्ट चैप्टर का सिलेबस मैंने यहाँ लिया है। इसमें आपकी एक लेक्चर होता है, एक ट्यूटोरियल होता है, बस पूरे वीक में। छोटा सा सिलेबस है, बहुत ज़्यादा डिज़ाइन पोर्शन आपके नहीं है, क्योंकि अर्थक्वेक रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर जो है ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा सिलेबस है, पूरी ब्रांच इसमें चलती है। IIT रुड़की में सबसे जो अपने इंडिया में एक अलग से ब्रांच चल रही है, वो सिर्फ एक इंस्टीट्यूट है, IIT रुड़की, जिसमें अर्थक्वेक इंजीनियरिंग पूरा एक डिपार्टमेंट अलग से है। जैसे कि अपने यहाँ सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस तरीके से वहाँ पूरा एक अर्थक्वेक इंजीनियरिंग का डिपार्टमेंट चलता है, जिसमें BTech, MTech, PhD सब चीज़ें होती हैं। तो पूरा ये रिसर्च का अभी इसमें बहुत रिसर्च बाकी है, बहुत रिसर्च हो भी चुकी है, बहुत बाकी भी है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एक सिविल इंजीनियर के लिए कि अर्थक्वेक स्ट्रक्चर के बारे में कम से कम उसको बेसिक नॉलेज ज़रूर हो। क्योंकि जैसा कि अभी अपने जो है राजस्थान ज़्यादातर जोन 3 में है, कुछ हिस्सा जोन 4 में भी है, लेकिन मोस्टली जोन 3 में कवर होता है। फिर भी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि अर्थक्वेक जो है वो जोन 4 से 5th में आ सकता है, 3rd से 5th में भी आ सकता है, इवन 2nd से 5th में भी जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल देना चाहूँगा मैं, गुजरात में जो भूकंप आया था 2001 में भुज में, तो वो पहले जोन 3rd में था भुज, और सीधा जोन 5 में चला गया, और इतना सीवर अर्थक्वेक वहाँ पे आया था। तो ये अपन नहीं कह सकते कि अपना जो है कुछ एरिया ये 3rd में है, 2nd में है, तो आगे नहीं हो सकता। इसलिए अब हर चीज़ को ध्यान रखना जरूरी है कि स्ट्रक्चर है वो कुछ ना कुछ अर्थक्वेक रेजिस्टेंट होना ही चाहिए। तो ये अपने बेसिक आपका सिलेबस है। पहला जो टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, उसको अपन आज शुरू करेंगे। इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी की, इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी क्या होती है, ये उसके सारे पॉइंट्स है, ये सारे इसके टॉपिक्स है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी चैप्टर के अंदर। इस यूनिट में ये इतने सारे टॉपिक हैं, बड़ी यूनिट है, काफ़ी सारी बेसिक इस यूनिट में कवर की गई। अर्थक्वेक के बारे में बेसिक जो टर्मिनोलॉजीज है, जो बेसिक टर्म्स है, वो यहाँ पे डिस्कस अपन करेंगे। तो आज का अपना टॉपिक शुरू करते हैं, इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, पहले तो इसका मीनिंग समझना है। इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी जैसे साइंस की ब्रांच होती है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की भी बहुत सारी आगे ब्रांच है, जूलॉजी वगैरह पढ़ते हैं सब लोग। इसी तरीके से यहाँ पे अपने इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी, ये भी एक इंजीनियरिंग की ब्रांच है, जिसमें सिस्मोलॉजी का मतलब जिसमें अपन सिस्मिक जो आते हैं, जो भूकंप जो आते हैं, जो अर्थक्वेक्स आते हैं, उनके बारे में स्टडी करते हैं। यानी साइंस की या इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसमें अर्थक्वेक के बारे में स्टडी की जाती है, वो कहलाती है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। अब अर्थक्वेक के बारे में स्टडी का मतलब क्या है? स्टडी का मतलब अर्थक्वेक, पहली बात तो होता क्या है, दूसरा अर्थक्वेक किन कारणों से आता है, किस कारण से अर्थक्वेक आता है, फिर
उसके आने से स्ट्रक्चर पे क्या प्रभाव पड़ता है, उसकी मैकेनिज्म जिसको अपन कहते हैं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम, डायनेमिक इक्विलिब्रियम, तो वो इक्विलिब्रियम क्या होता है, और फिर उससे डैमेज, किस तरीके के डैमेज होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ फेलियर कैसे होते हैं, और फिर उन फेलियर को कैसे अपन बच सकते हैं फेलियर होने से, और अगर मान लो हो जाता है तो फिर उसका जो रिमेडियल मेजर क्या है, या जिसको अपन कहते हैं फिर डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे किया जाता है। तो ये सब चीज़ें अपन पढ़ेंगे, वो कहलाता है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। ठीक है, इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी का मीनिंग सिंपल सा एक लाइन में ये है कि भूकंप के बारे में अध्ययन करना, वो कहलाता है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। साइंस की वह ब्रांच, इंजीनियरिंग की वह ब्रांच जिसमें भूकंप के बारे में अध्ययन किया जाता है, स्टडी की जाती है, वो कहलाती है इंजीनियरिंग सिस्मोलॉजी। अब आते हैं अपन फर्स्ट अपना टॉपिक इंट्रोडक्शन अबाउट दी सिस्मोलॉजी और अबाउट दी सिस्मिक कंडीशंस, अबाउट दी अर्थक्वेक्स। भूकंप क्या होता है, अर्थक्वेक होता क्या है। तो यहाँ लिखा है अर्थक्वेक मीन्स द अर्थ शेक्स, यानी अर्थक्वेक का मतलब भूकंप हिलता है, कंपन करता है, भूकंप के कारण पृथ्वी, अर्थ शेक्स यानी अर्थ जो है वो कंपन करती है भूकंप के कारण, यानी जो पृथ्वी कंपन जब करती है उसी को अपन भूकंप कहते हैं, उसको एक नाम दे दिया अर्थक्वेक। यानी जब अर्थ शेक्स करती है, अर्थ मोशन में होती है, मोशन का मतलब ये नहीं है, मोशन तो अर्थ मोशन कर रही है सूरज के चारों तरफ, एक अपनी एक्सिस पे भी वो रोटेट कर रही है, वो नहीं, जब वाइब्रेशंस के रूप में मोशन करती है तो उसे अपन कहते हैं कि अर्थ शेक कर रही है, और उसी को अपन कहते हैं अर्थक्वेक। एंड वी फील दी वाइब्रेशंस कॉज्ड बाय द मोशन, यानी जब अर्थ शेक करती है और हमें वाइब्रेशंस फील होते हैं, कंपन फील होते हैं, कंपन प्रतीत होता है। बैठे बैठे अपन जब बैठते हैं, भूकंप आता है तो अपन जब बैठे होते हैं तो बहुत बार ऐसे होता है कि अपन चेयर पे बैठे हैं तो चेयर हिल रही है, ऐसे लग रहा है, या कोई घर में बर्तन पड़ा है तो वो बर्तन बजने लग गया, यानी वो हिल रहा है, बर्तन आपस में टकरा रहे हैं। क्यों? क्योंकि वाइब्रेशंस हो रहा है, पृथ्वी के साथ जुड़ी हुई हर चीज़ फिर वाइब्रेट होती है उस एरिया की जिस एरिया में भूकंप आया है, तो उसी को अपन कहते हैं भूकंप। यानी वाइब्रेशंस जो अपन फील करते हैं उस मोशन के कारण, और पृथ्वी जब शेक करती है तो उसी को अपन कहते हैं अर्थक्वेक। फिर है अर्थक्वेक्स आर कॉज्ड ड्यू टू मैनी रीजन्स। अर्थक्वेक जो है वो बहुत सारे कारण के कारण आता है, यानी अर्थक्वेक के पीछे बहुत रीजन्स है, अर्थक्वेक आने के पीछे बहुत कारण है। उसमें से जो मेन कारण है उसी को अपन अर्थक्वेक कहते हैं। बहुत सारे कारण हैं, उनको अपन नाम भी नहीं बोलते, ना उनके बारे में ज़्यादा स्टडी करते, ना सुनते हैं, क्योंकि वो बहुत माइनर वाइब्रेशंस क्रिएट करते हैं। और माइनर जब वाइब्रेशंस होते हैं, बहुत कम जब कंपन होता है, तो उसे अपने को फील नहीं होता ज़्यादा, और ना ही ज़्यादा नुकसान करती है, इसलिए उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करते हैं। जो मेन कारण होता है अर्थक्वेक का, वो होता है कि पृथ्वी का वाइब्रेशंस करना, और वो वाइब्रेशन किसके कारण करना, जो पृथ्वी के अंदर की जो चीज़ें हैं, अर्थ के जो इनसाइड में जो कुछ प्लेट्स वगैरह है, वो जब आपस में टकराती है या उनके अंदर जब डिस्टर्बेंस होता है, उसके कारण जो पृथ्वी हिलती है, जो कंपन करती है, और जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होता है, हम फील करते हैं, उसे हम नाम देते हैं अर्थक्वेक। तो यहाँ पे लिखा है there are many reasons, but most commonly the term earthquake is used when shaking of earth surface is caused। यानी जब earthquake यूज, शब्द का यूज अपन कब करते हैं, जब पृथ्वी शेक करती है, is caused due to, किसके कारण, some disturbance occurring inside the earth, यानी पृथ्वी के अंदर जब कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है और उसके कारण पृथ्वी जब कंपन करती है, जब शेक करती है, तो उसे हम कहते हैं earthquake। अब whenever the earth is disturbed, vibrations are produced, यानी जब भी अर्थ सरफेस के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस होगा, उस समय वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे ही होंगे, और उन वाइब्रेशन को अपन फील करते हैं, उसी को अपन नाम देते हैं अर्थक्वेक। कुछ अदर भी है, अपन पढ़ेंगे सारे टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक, एक टॉपिक रहेगा क्लासिफिकेशन ऑफ अर्थक्वेक्स, पूरा अर्थक्वेक का कितने प्रकार के होते हैं उनमें अपन सब पढ़ेंगे। जो मेन अर्थक्वेक नाम देते हैं अपन, वो देते हैं पृथ्वी के अंदर की जो डिस्टर्बेंस होती है और उसके कारण जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, उसे अपन फील करते हैं, उसे कहते हैं अर्थक्वेक। दीज वाइब्रेशन सेट आउट इन ऑल डायरेक्शन फ्रॉम द प्लेस ऑफ देयर ओरिजिन। ये वाइब्रेशन जो है, जहाँ से ये वाइब्रेशन उत्पन्न हो रहे हैं, उसके बाद में ये सभी दिशाओं में वाइब्रेशंस फैलना शुरू हो जाते हैं। यानी डिस्टर्बेंस पृथ्वी के अंदर कहीं एक जगह उत्पन्न होगा डिस्टर्बेंस,
लेकिन उसके कारण जो वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं, जिसको अपन कहेंगे आगे सिस्मिक वेव्स बोलते हैं नाम उनका, भूकंपीय तरंग, तो वो जो वेव्स जनरेट होती है, या जिसको अपन सिंपल भाषा में कह रहे हैं कि जो डिस्टर्बेंस होता है पृथ्वी के अंदर, वो डिस्टर्बेंस फिर चारों दिशाओं में फैल जाता है। फिर है वेरेवर दीज वाइब्रेशंस ट्रेवल, यानी जहां पे ये वाइब्रेशन ट्रेवल करते हैं, एंड अर्थक्वेक इज सेड टू हैव टेक प्लेस, दीज वाइब्रेशंस आर मोर इंटेंसिव नियर देयर सोर्स, यानी जिस जगह पे ये वाइब्रेशन जनरेट हुए हैं, ये डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है, उस जगह पर जो वाइब्रेशंस होंगे उनकी इंटेंसिटी जो है, तीव्रता जो है, वो ज़्यादा होगी, यानी वहाँ पे कंपन ज़्यादा उत्पन्न होगा, ज़्यादा फील होगा। और जैसे जैसे उस सोर्स से अपन दूर चले जाएंगे, सोर्स का मतलब जिस जगह पे डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है, जिस जगह पे वाइब्रेशन उत्पन्न हुआ है, उससे जैसे जैसे अपन दूर जाएंगे, वैसे वैसे उस वाइब्रेशन की इंटेंसिटी जो है, जो कंपन की तीव्रता है, वो कम होती जाएगी डिस्टेंस के साथ। जैसे सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं, सपोज मान लो किसी एक जगह पे, जैसे आपकी राजधानी है जयपुर, जयपुर में मान लो भूकंप का वाइब्रेशंस जयपुर के नीचे कहीं पे पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस हुआ अरावली में, और उसके कारण वाइब्रेशन जनरेट हुई, तो जो जयपुर में वाइब्रेशन फील होंगे उसके कंपैरिजन में दूर बैठे बीकानेर या जोधपुर या जैसलमेर, जो दूरी है जयपुर से काफ़ी 300-400 किलोमीटर दूर बैठे हैं, तो वहाँ पे वाइब्रेशन काफ़ी कम फील होगा कंपेरेटिव टू दी जयपुर, बिकॉज जो जयपुर है वो नियरेस्ट टू दी सोर्स ऑफ दी वाइब्रेशंस है, सोर्स ऑफ दी डिस्टर्बेंस है, जहाँ से डिस्टर्बेंस उत्पन्न हुआ है उसके जो पास में है वहाँ वाइब्रेशन ज़्यादा फील होगा, और जो दूर है उनको वाइब्रेशन कम फील होगा। नेक्स्ट है एज द डिस्टेंस इंक्रीजेज दीज बिकम फीबल एंड स्लोली डाई आउट, यानी जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ेगी इनकी तीव्रता एकदम कम होती जाएगी, और एक जगह ऐसी आएगी कि उसके बाद ये जो है फील होना भी बंद हो जाएगा, और जिसको अपन कहते हैं डाइड आउट, धीरे धीरे ये भूकंप खत्म हो जाता है। यानी जैसे बहुत दूर सपोज अमेरिका में भूकंप आया, अपने को यहाँ फील ही नहीं होगा, पता ही नहीं चलेगा, क्यों? बिकॉज डिस्टेंस जो है, सोर्स जहाँ भूकंप आया, जहाँ जनरेट हुआ अर्थक्वेक मोशंस, वाइब्रेशंस जनरेट हुए, उससे अपन बहुत ज़्यादा दूर है, तो वो वाइब्रेशन अपने तक पहुँच ही नहीं पाए, धीरे धीरे उनकी इंटेंसिटी कम हुई और उसके बाद में वो ख़त्म हो गई। तो ये अपन ने पढ़ा अर्थक्वेक के बारे में, बेसिक की अर्थक्वेक होता क्या है, ठीक है, इसे अर्थक्वेक कहते हैं। तो मेनली एक ही लाइन का अपन अगर जवाब दें कि अब व्हाट इज़ अर्थक्वेक, तो अपन कह सकते हैं अर्थक्वेक पृथ्वी के अंदर जो डिस्टर्बेंस जनरेट होते हैं, किसी भी कारण से हो, डिस्टर्बेंस जनरेट होते हैं और उनके कारण वाइब्रेशन उत्पन्न होते हैं, और वाइब्रेशन अपने को फील होते हैं, उसी को अपन नाम देते हैं भूकंप, अर्थक्वेक। बस ये सिंपल सी चीज़ है, इस पूरे पैराग्राफ का एक सिंपल सा कंक्लूजन अपन कह सकते हैं। नेक्स्ट अपना टॉपिक है कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक के कारण। कारण का मतलब जैसे अपन ने अभी कहा डिस्टर्बेंस होता है पृथ्वी के अंदर, पृथ्वी के अंदर डिस्टर्बेंस होता है, तो वो डिस्टर्बेंस के पीछे कारण क्या है? जैसा अगर आपको थोड़ा सा ध्यान में होगा, बहुत जाने लोगों को, सबको लगभग ध्यान में होगा कि पृथ्वी के मेनली जो 3 हिस्सों में, पृथ्वी के इनर पार्ट को 3 पार्ट में उसको डिवाइड किया गया है मेनली। जैसे सबसे अंदर ही अंदर जो होता है उसको कहते हैं कोर, फिर उसके बाद में कुछ मेल्टिंग मटेरियल टाइप होता है, कुछ पिघला हुआ पदार्थ टाइप होता है, सेमी सॉलिड टाइप का पदार्थ होता है, उसे बोलते हैं मेंटल, और नेक्स्ट जो आता है लास्ट, जो ऊपर की सरफेस है पृथ्वी की, उसे बोलते हैं क्रेस्ट। कोर, फिर मेंटल, और सबसे बाहरी जो परत है, जो सबसे ऊपरी परत है पृथ्वी की, वो कहलाती है कोर। तो जब इन पृथ्वी के अंदर जो ये पार्ट्स है, इनमें अगर कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है तो उसके पीछे भी कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होगा, किसी ना किसी कारण से उत्पन्न होंगे। क्या कारण है जो कि उसके अंदर डिस्टर्बेंस उत्पन्न हो रहा है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण अपने को भूकंप देखने को मिलते हैं, अपने को भूकंप सहन करने पड़ते हैं। तो वो अपना टॉपिक है नेक्स्ट, कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक। कॉजेज ऑफ अर्थक्वेक, अर्थक्वेक का क्या कारण है? तो कॉजेज मेनली जो अर्थक्वेक के हैं वो 2 कारण हैं, एक तो होता है नेचुरल रीजन और एक होता है आर्टिफिशियल रीजन, या जिसको अपन कहते हैं डिस्टर्बेंस ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस और डिस्टर्बेंस ड्यू टू सम आर्टिफिशियल। तो एक तो नेचुरल डिस्टर्बेंस, नेचुरल का मतलब जो अपने आप होता है,
जिसे मैन मेड नहीं कहते, अपने नहीं बनाते उसको, वो पृथ्वी के अंदर एक नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, प्रकृति अपने आप ही वो चेंज करती है अपने अंदर कुछ, और उसके कारण से वाइब्रेशन जनरेट होता है। और एक होता है आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस का मतलब जिसे अपन कहते हैं मैन मेड, यानी जिसके पीछे कुछ ना कुछ आदमी का हाथ होता है, यानी कोई ना कोई आदमी या मनुष्य जनित जो डिस्टर्बेंस है उसे अपन कहते हैं आर्टिफिशियल, कृत्रिम जिसे बोलते हैं। तो जो आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस है, जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे मेनली युद्ध हुआ, जैसे बहुत बार जब भी वॉर होता है तो विस्फोट होते हैं, एक्सप्लोशंस होते हैं, बहुत सारे बम विस्फोट होते हैं, तो उसके कारण से भी वाइब्रेशंस उत्पन्न होते हैं, और आसपास की घरों की खिड़कियों के कांच वगैरह टूट जाते हैं। तो वो जो वाइब्रेशंस जनरेट हुए, वो क्योंकि पीछे उनके आदमी का हाथ है, बम है वो अपने आप तो फूटा नहीं, प्रकृति ने फोड़ा नहीं उसको, वो मनुष्य के द्वारा किया गया। इसी तरीके से बहुत बार एक्सप्लोजन करने पड़ते हैं इनको, एक्सप्लोजिव काम में लेके, और पत्थरों को तोड़ते हैं, पहाड़ को जैसे जो पत्थर निकलते हैं उनको निकालने के लिए भी बहुत बार इनको विस्फोट करना पड़ता है, और उसके कारण से भी आसपास के जो एरिया है 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तक का, वहाँ उनको वाइब्रेशंस फील होते हैं। वो कहलाते हैं सारे आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। वो जो डिस्टर्बेंस हो रहा है पृथ्वी के अपर सरफेस पर, वो कहलाता है आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस, यानी जिसको डिस्टर्बेंस था नहीं, उसको बनाया गया, डिस्टर्बेंस किया गया, वो आर्टिफिशियल। और नेचुरल का मतलब जो प्रकृति के अंदर अपने आप ही हो रहा है, अपन चाह के भी उसको कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अपने आप ही होगा, और वो होगा तो उसके कारण से वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे और अर्थक्वेक जनरेट होगा। तो ये दो भागों में इसको मेनली बांट लिया, एक तो नेचुरल डिस्टर्बेंस और सेकंड जो है वो आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस। जो नेचुरल डिस्टर्बेंस है उसको भी आगे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है वोल्केनिक कॉजेज और एक होता है टेक्टोनिक कॉजेज। एक तो वोल्केनिक कारण होता है, एक होता है टेक्टोनिक कारण। वोल्केनिक कॉज का मीनिंग क्या है? वोल्केनिक का मतलब जिसको बोलते हैं ज्वालामुखी कारण। तो ज्वालामुखी कारण है, बहुत जगह अपने देखते हैं, आता है, सुनते भी हैं, पढ़ते भी हैं कि ज्वालामुखी फट गया, यानी पृथ्वी के अंदर जो मैंने बताया जो मेंटल जो था, जिसमें सेमी सॉलिड टाइप का पोर्शन था, वो टेम्परेचर और प्रेशर के कारण कई बार जो फॉल्ट्स होते हैं पृथ्वी के अंदर, जो क्रेस्ट बना हुआ है उसमें बहुत सारे फॉल्ट्स होते हैं। फॉल्ट्स का मतलब उसमें जो फॉर्मेशन होता है बेड का, उनके बीच में कुछ माइनर क्रैक्स, मान लो मोटा मोटी ये समझ लो कि कुछ क्रैक्स होते हैं। और जब ये पृथ्वी खुद मोशन में है, हमेशा गति करती है, सबको पता है, तो जब मोशन में है तो कई बार वो फॉल्ट्स के बीच में दूरी बढ़ जाती है, और जैसी वो दूरी बढ़ती है, क्योंकि जो मेंटल पोर्शन है वो बहुत ज़्यादा हाईली प्रेशराइज्ड, हाईली टेम्परेचर वो होता है, तो उसमें से जो वो पिघला हुआ पदार्थ है, सेमी सॉलिड टाइप का पदार्थ है, वो कई बार बाहर निकल आता है, उन फॉल्ट्स के थ्रू, क्रेस्ट के थ्रू होता हुआ सरफेस पे पहुंच जाता है, जिसे अपन कहते हैं ज्वालामुखी फट गया। यानी जिसमें बहुत ज़्यादा, जिसको ज्वालामुखी फटने से लावा जो बाहर निकलते हैं, लावा का मतलब क्या है? जो पिघले हुए पदार्थ है, एक तरह से पत्थर, ये मान लो जो पहाड़ है, ये पिघले हुई अवस्था में होते हैं, सेमी सॉलिड कंडीशंस में होते हैं, सेमी सॉलिड स्टेट में होते हैं। वो जब बाहर निकलते हैं उस टाइम पे भी वहाँ पे डिस्टर्बेंस होता है, वाइब्रेशंस जनरेट होते हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान भी होता है। तो उसके कारण से जो डिस्टर्बेंस आता है उसे अपन कहते हैं वोल्केनिक डिस्टर्बेंस या वोल्केनिक डिस्टर्बेंस ड्यू टू वोल्केनिक कॉजेज, ज्वालामुखी कारण के कारण उत्पन्न डिस्टर्बेंस। और जो मेन होता है टेक्टोनिक कॉज, ये अर्थक्वेक का सबसे मेजर रीजन होता है टेक्टोनिक कॉज। जितने भी बड़े बड़े भूकंप आते हैं उन सब के पीछे मेन कारण होता है टेक्टोनिक प्लेट्स का, टेक्टोनिक रीजन। पृथ्वी के अंदर टेक्टोनिक प्लेट्स होती है, रॉक्स की प्लेट्स बनी हुई होती है, और वो प्लेट्स कंटिन्यूअसली मूव कर रही है। कुछ प्लेट्स ऐसी है जो आपस में एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है, कुछ प्लेट्स ऐसी है जो एक दूसरे से दूर जा रही है। जैसे दो एग्जाम्पल मैं दूँ इसका कंपेरेटिवली, एक हिमालय है और दूसरा अपने अरावली पर्वतमाला है। दोनों ही पहाड़ है, पर्वत है, एक तो अरावली है और एक दूसरा हिमालय है। हिमालय का जो पोर्शन है उसकी वो जो बना हुआ है हिमालय, वो ऐसी प्लेट से बना हुआ है जो आपस में अपने पास आई और वो प्लेट्स ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। उस कारण से
हिमालय की जो ऊंचाई है वो लगातार बढ़ रही है। हालांकि उसकी रेट बहुत धीरे है, लेकिन फिर भी अगर आप 100 साल पहले और अब की हाइट में देखेंगे तो कुछ ना कुछ उसमें डिफरेंस होगा। इसी तरीके से अरावली पर्वतमाला में उल्टा है, प्लेट्स तो उसकी तरफ आई, लेकिन वो दोनों प्लेट्स टकरा के उनका मुंह एक तरह से नीचे की तरफ हो गया। अब वो जो प्लेट्स है उसकी अरावली पर्वतमाला की चोटी की ऊंचाई जो है, उन चोटियों की ऊंचाई लगातार धीरे धीरे कम हो रही है। लगभग 5-6 मीटर कम हो चुकी है जब से इनकी स्टडी करना शुरू किया, उसके बाद से लेके आज तक। तो ये टेक्टोनिक प्लेट यानी मूव कर रही है, गति कर रही है। और जब टेक्टोनिक प्लेट गति करती हुई अपने आपस में पास में आती है तो वो एक बार टकराती है, और जब भी वो प्लेट्स टकराती है तो टकराने के कारण उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होगा, और उस डिस्टर्बेंस के कारण वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे, और उस वाइब्रेशंस को अपन कहते हैं सिस्मिक वेव्स। तो वो जो वाइब्रेशंस उत्पन्न होंगे तो भूकंप आएगा ही आएगा। तो ये कहलाता है टेक्टोनिक कोज। और इसी टेक्टोनिक में दूसरा जो था कि जब टकराती नहीं भी है तो भी, जैसे मैंने कहा कि इन रॉक्स में फॉल्ट होते हैं, कुछ क्रैक्स होते हैं, फॉल्ट नेचुरल बेड जो बने हुए हैं उसमें अंदर कुछ ना कुछ क्रैक्स होते हैं। तो वो जो क्रैक्स है जब ये मूव करती है तो कई बार वो क्रैक्स वाइड हो जाते हैं, या सडन वो क्रैक वाइड होता है। सडन वाइड होने के कारण उसमें डिस्टर्बेंस उत्पन्न होता है, और उस डिस्टर्बेंस के कारण वाइब्रेशन जनरेट होते हैं, और वो वाइब्रेशन अपने को फील होते हैं, जिसे अपन अर्थक्वेक कहते हैं। तो ये मेनली अर्थक्वेक के 2 रीजन थे, जिसमें अपन ने देखा कि एक तो अपना नेचुरल डिस्टर्बेंस था, और दूसरा आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस था। अब इन नेचुरल और डिस्टर्बेंस और आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस को, जैसे ये मैंने जो समझाया है वो सारा इसमें लिखा हुआ है, कुछ नया चीज़ नहीं, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया वही। ये टेक्टोनिक प्लेट्स का है, इसको भी अपन डिस्कस थोड़ा और करेंगे। ये आर्टिफिशियल डिस्टर्बेंस है। जो टेक्टोनिक प्लेट्स का डिस्टर्बेंस है, नेचुरल डिस्टर्बेंस, उसमें टेक्टोनिक कोज, जो टेक्टोनिक कोज है वो पृथ्वी के अंदर होते हैं। अकॉर्डिंग टू द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स, द क्रस्ट outermost layer of earth is made of rocks and is divided into many plates। चलो इसको अपन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, नहीं तो फिर ये लंबा हो जाएगा आपके लिए। तो अपने इसको एक एक करके सारा डिस्कस करेंगे। अभी मैंने आपको बेसिक इनके बारे में बताया है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसका नेचुरल का और आर्टिफिशियल का एक एक करके दोनों को एक्सप्लेन करूँगा विद एग्जाम्पल, तब आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच।